जय हिंद दोस्तों। इस क्लास की हम शुरुआत करने से पहले हम आपको बता दें कि ये क्लास जो है 3 फरवरी 2023 को जो एग्ज़ाम सीटेट का कराया गया था या हुआ था, उसके जो ईवीएस के क्वेश्चंस हैं हम उनको यहाँ लेके आए हैं आपके समक्ष। और इन क्वेश्चंस को बहुत ही बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी बीच में स्किप मत करिएगा और क्लास के लास्ट तक बने रहने का प्रयास करिएगा। चलिए तो क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से कहूँगा, जो भी चैनल पर नए हों या पहली बार आए हों, वो क्लास को देखने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें। देखिए 11वें नंबर क्वेश्चन हमें क्या करा है कि उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि, ध्यान समझिएगा, क्योंकि अब ऑप्शन फर्स्ट है खाद जैव निम्नकरणीय है, और ऑप्शन बी है खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, सी है खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं, ऑप्शन डी खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यक होती है। अब देखिए इसमें हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है, ये कथन में कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा, उसे हमें टिक करना है और इसी आधार पे हमें अपना आंसर इसको बताना है। तो ध्यान से देखिए आप कि खाद जैव निम्नकरणीय है, तो बिल्कुल ये एकदम सटीक है और सही भी है, तो इसको हम सही मानेंगे। फिर हम बात करेंगे जब इसकी बी की खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, तो ये भी सही है। और जब हम बात करेंगे कि सी की, तो सी देखिए खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन बात जब करेंगे डी की, तो खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, तो ये एक तरह से गलत ऑप्शन है। बड़ी मात्रा में छोटी मात्रा में ये डिफाइन नहीं करता है। अब कितना बड़ा खेत है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कितना खाद वहाँ आवश्यक है। तो इस तरह जो है आपके जो इम्पोर्टेंट हैं, जो ऑप्शन बी हैं, इनको आप टिक करेंगे यहाँ पे, और इस तरह ऑप्शन बी आप टिक करके दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 12वें नंबर का। आप गंगा नदी किनारे बसे स्थानों का भ्रमण करना चाहते हैं, आप किन स्थानों के समुच्चय का चयन करेंगे? तो आपसे सीधा यहाँ जीएस का क्वेश्चन पूछा गया है कि गंगा नदी के किनारे स्थित जो शहर हैं आप उनके नाम बताइए। तो ध्यान से देखिएगा पहले ऑप्शन को, कोलकाता, कानपुर, वाराणसी। तो उम्मीद है कि कोलकाता, कानपुर, वाराणसी एकदम सही और सटीक जवाब होगा। और आप दूसरा देखिए बी वाला, पटना, हैदराबाद, वाराणसी। तो पटना, हैदराबाद, ये जो हैदराबाद है ना यहाँ पे, ये रॉन्ग है यहाँ पे। सी देखिए भुवनेश्वर, पुरी, दार्जिलिंग। तो यहाँ भी जो है भुवनेश्वर भी नहीं होगा। डी देखिए दिल्ली, कोलकाता, प्रयागराज। कोलकाता और प्रयागराज में है, लेकिन दिल्ली में जो नहीं है। तो इसलिए जो हमारा ये ऑप्शन है कोलकाता, कानपुर, वाराणसी एकदम राइट ऑप्शन है। अगला 13वें नंबर का प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन फर्स्ट वीट यानी कि टैप रूट, गेहूँ जो है मूसला जड़ से है। तो ये देखिए यहाँ पे ये गलत हो गया, क्योंकि ये बीज से होता है। गेहूँ क्या होता है? बीज से होता है। बी है कोरिएंडर, टैप रूट। अब धनिया टैप रूट से है, तो बिल्कुल एकदम सही और सही जवाब है। कोरिएंडर धनिया जो है मूसला जड़ से होता है, ठीक है। अब देखिए बात कैरेट की करेंगे हम। कैरेट क्या है? गाजर, झकड़ा जड़। तो ये भी नहीं हो पाएगा सही। और दिया आखिरी में बम्बू, टैप रूट, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि मूसला जड़ नहीं, तना होता है। तो इस तरह जो हमारा बी ऑप्शन है कोरिएंडर, ये सही हो जाएगा यहाँ पे। बात करेंगे हम 14वें क्वेश्चन की। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव सांप, सर्प, कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी है? फर्स्ट मेंढक, दूसरा चमगादड़, तीसरा छिपकली और चौथा मछली। तो इसका जो सबसे सही जवाब हो जाएगा आपका छिपकली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छिपकली। देखिए ध्यान से देखिए, सांप भी रेंगता है, कछुआ भी रेंगता है, और सर्प कहिए, जैसे गिरगिट कहिए, ये सभी रेंगते हैं। तो उसके सबसे करीबी और सबसे निकटतम संबंधी छिपकली ही होगा। चमगादड़ उड़ता है, मेंढक तो पानी में रहता है, मछली भी पानी में रहती है। 15वें नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे कि देखिए, और इसमें जो है यहाँ निम्नलिखित लिखना थोड़ा छूट गया है। यहाँ पे जो ऑप्शन है, यहाँ पे मैं निम्नलिखित लिख दूँगा। निम्नलिखित में से पेंगुइन का क्या, निम्नलिखित में से, अब यहाँ निम्नलिखित देखिए, यहाँ में स्प्रिंट हो गया। निम्नलिखित में से पेंगुइनों का क्या एक में से पेंगुइनों का अभिलक्षणिक गुण नहीं है? तो इनमें से पेंगुइन का कौन सा अभिलक्षणिक गुण नहीं है, वो हमें बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है
वो हमें देखना पड़ेगा ध्यान से। ए ऑप्शन है कि उनकी त्वचा मोटी है और उनके शरीर में बहुत वसा है, यानी कि वसा है। बी है उनके शरीर धारारेखी हैं। सी है वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं। डी है वे साथ साथ इकट्ठे होकर रहते हैं। तो ध्यान से देखिए, जो सी वाला ऑप्शन है इसको पढ़ते हैं हम लोग फिर से। वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं। देखिए पेंगुइन अपना रंग जो होता है आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं। अब ये ऑप्शन के में जाना है, और यह अभिलाक्षणिक गुण पेंगुइन से संबंधित नहीं है। तो जो ये वातावरण के साथ अपने जो रंग को बदलते हैं, ये इनके जो गुण है ये नहीं है। हम ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया था कि अभिलाक्षणिक गुण नहीं है, वो हमें बताना है। तो जो 3 ऑप्शन है ये सही है, और जो सी ऑप्शन है ये गलत है। तो सी ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि इसने नहीं पूछा है, तो एकदम सही जवाब इसका सी हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन हमारा है बोलती इमारतें। देखिए डबल इन्वर्टेड कामा में है। गोलकुंडा के किले के विषय में एक वृत्तांत है। यह पाठ्य विद्यार्थियों को स्मारकों के विस्तृत वर्णन के अलावा से परिचय कराता है। कथन फर्स्ट है तकनीकी अभिकल्पना, जल के उपयोग, पूर्व समय की व्यवस्था। बी है गोलकुंडा किले के निवासियों द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन। सी है युद्ध एवं शांति के दौरान किलों का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। और डी है स्थानों की पहचान हेतु किसी मानचित्र को पढ़ने। तो इसका जो सही ऑप्शन जो जाएगा वो देखिए हमें यहाँ पर टिक करना है ABCD से। तो हमें सीरीज़ बतानी है कि कौन सी सीरीज़ की सही होगी। तो ध्यान से देखिए किसको आप देखेंगे तकनीकी अभिकल्पना, जल के उपयोग, पूर्व समय की व्यवस्था। तो ये यहाँ पे सही माना गया इसको, पहले पे ये हो जाएगा। फिर आएंगे आप बी पे, किस पे? सी पे आएंगे। तो सी क्या हमारा है कि युद्ध एवं शांति के दौरान, देखिए युद्ध एवं शांति के दौरान किलों का सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, तो ये दूसरा हो जाएगा दूसरे नंबर पे। और बात करेंगे डी का, तो डी तीसरा स्थानों की पहचान है तो किसी मानचित्र को पढ़ने। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ध्यान से देखिए ए वाला ऑप्शन को, ACD। 17वें नंबर क्वेश्चन हमारा है EVS का एक पार्ट खत्म हो जाए तो विषय यात्रा प्रस्तुत करता है, किंतु यह विषय यातायात तक ही सीमित नहीं है, लेकिन इसका एक विस्तृत और अधिक रुचिकर परिप्रेक्ष्य है। निम्नलिखित में से कौन सा इस परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है? अब देखिए इसका परिप्रेक्ष्य का उदाहरण पूछा आपसे। तो ऑप्शन फर्स्ट है लोग विभिन्न दूरियों तक जाने में विभिन्न प्रकार के वाहनों का उपयोग करते हैं। तो कुछ हद तक ये सही है। और बी है विभिन्न वाहनों में भिन्न भिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग होता है। ऑप्शन सी विद्यार्थियों को हमारे देश के विभिन्न शहरों और विभिन्न वर्षों में पेट्रोल और डीजल ईंधनों की दर ज्ञात करनी है। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है कि कुछ वाहन ट्रैक पर दौड़ते हैं, कुछ सड़कों पर और कुछ हवा में उड़ते हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया कि EVS का पार्ट में ख़त्म हो जाए तो विषय यात्रा जो प्रस्तुत करता है, किंतु यह विषय यातायात तक ही सीमित नहीं है, लेकिन इसका विस्तृत और अधिक रुचिकर परिप्रेक्ष्य है। इस परिप्रेक्ष्य का एक उदाहरण हमें प्रस्तुत करना था, जो कि विद्यार्थियों को हमारे देश के विभिन्न वर्षों में पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों की दर ज्ञात करनी है। तो इस तरह जो आपके जो सी वाले ऑप्शन हो जाएंगे, सी वाले ऑप्शन ये बिल्कुल राइट हो जाएंगे पे, इसको आप भी टिक कर लीजिएगा। बात करेंगे हम 18वें नंबर क्वेश्चन की। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि ब्लूम की रूपांतरिक वर्गीकी के अनुसार संज्ञानात्मक प्रक्रिया का उच्चतम वर्ग है। फर्स्ट समझ, बी अनुप्रयोग, सी सृजन, डी विश्लेषण। तो इसका जो सबसे सही ऑप्शन है वो आ जाएगा आपका सृजन। क्या आ जाएगा? सृजन, क्रिएट। बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि एक EVS शिक्षक एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों के व्यापक समूह का उपयोग करता है। फर्स्ट है पोर्टफोलियो द्वारा, सी है उपख्यानात्मक रिकॉर्ड द्वारा, और सी है रूब्रिक द्वारा, और डी है संचयी रिकॉर्ड द्वारा। क्या हो जाएगा?
तो इसका जो सही ऑप्शन है ये हमें यहाँ पर टिक करना है। तो ध्यान से देखिएगा, रूब्रिक क्या होता है, रूब्रिक, इसमें ऑप्शन जो रूब्रिक है इन्होंने ये टिक किया हुआ है, जानते हैं इसके बारे में हम। देखिए, रूब्रिक द्वारा एक ईवीएस शिक्षक एक विशिष्ट कार्य पर विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों के व्यापक समूह का उपयोग करता है। रूब्रिक आकलन का एक रूप है जो छात्र के कार्य के सभी पहलुओं को पहचानता है। इसका उपयोग जो करते हैं हम दत्त कार्य, कक्षा में भागीदारी और कुल ग्रेड के लिए किया जा सकता है। एक पोर्टफोलियो मूर्त कार्य नमूनों का एक बहुमुखी और अनुकूलनीय संग्रह है जो समय के साथ बच्चों के सीखने के कई पहलुओं को दर्शाता है। एक ईवीएस शिक्षक न केवल सर्वश्रेष्ठ बल्कि बच्चे के सभी प्रकार के कार्यों या गतिविधियों को समय के साथ एकत्र करने के लिए एक मूल्यांकन उपकरण का उपयोग करता है। पोर्टफोलियो का उपयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। तो इसका जो हमारा सी ऑप्शन है रूब्रिक, ये सही हो जाएगा। बात करेंगे आज की क्लास के आखिरी क्वेश्चंस की। तो इसमें दिया है कि आयशा एक कक्षा 5 की ईवीएस शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से ग्रामीणों एवं शहरी क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार के घरों में उनमें प्रयोग की गई सामग्री के प्रकार के आधार पर अंतर स्पष्ट करने कहती है। इस क्रियाकलाप में कौन सी कौशलों को प्रोत्साहित किया जा रहा है? ऑप्शन फर्स्ट है अवलोकन, मापन, वर्गीकरण व निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन बी है चरों का नियंत्रण, वर्गीकरण व निष्कर्ष निकालना। ऑप्शन सी है अवलोकन, अनुमान लगाना, मापन व वर्गीकरण। और ऑप्शन डी है अवलोकन, निकालना व संप्रेषण करना, वर्गीकरण, निष्कर्ष। अभी इसको पढ़ लीजिए, मैं हटा दिया इसको। अवलोकन, निकालना व संप्रेषण करना, वर्गीकरण, निष्कर्ष। तो और देखिए थोड़ा सा इसमें जो मिसप्रिंट है, ये संप्रेषण करना भी यहाँ पे होगा। क्या हो जाएगा? संप्रेषण करना। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, संप्रेषण करना यहाँ पे लिख लीजिएगा, कम्युनिकेटिंग। तो जो डी वाला ऑप्शन है यही यहाँ पे सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन जो आपका डी वाला ऑप्शन, देखिए मैं इसको टिक कर दे रहा हूँ। डी वाला ऑप्शन जो आपका है, ये डी वाला ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे। इसको आप सभी टिक कर लीजिएगा। और इस तरह क्लास आपका जो ईवीएस का है ये समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो क्लास अच्छा लगा तो प्लीज़ क्लास को लाइक भी करिएगा और साथ में जितना हो सके आप इस क्लास को शेयर करिएगा ताकि आपके जो भी दोस्त हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, उनके तक ये पहुँच सके, ये रीचेबल हो सके। और मेरी फिर से आप सभी के लिए एक मनोकामना है कि आप अच्छे से पढ़ें, आप हर हाल में इस सीटेड एग्ज़ाम को पास करें, अपनी एबिलिटी जो है इसमें क्लियर करें। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ फिर आपसे विदा लेते हैं कि आपकी पढ़ाई जो है बहुत अच्छे से हो रही होगी। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।